नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर है 3 है ना, थर्ड चैप्टर है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.6 है ना, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस के 3 पार्ट है, 3 क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में, और उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में आप देखोगे, सीखोगे है ना, इस वीडियो में। तो ऊपर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन है ना, आप उसे पढ़ें है ना। क्वेश्चन कह रहा कि formulate the following problems as pair of linear equation and hence find their solutions। तो आपसे कह रहा कि भाई जो स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम है, उसको आप फॉर्मुलेट करो। किस तरह से? उसको लिखो, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखो, समझ रहे हो? उसको हमें जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो प्रॉब्लम दे रखा आपको है ना, ऊपर देख पा रहे होंगे ना, उसको आपको पहले लिखना है पेयर ऑफ, मतलब तीनों क्वेश्चंस में प्रॉब्लम दे रखा है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में, और उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक, तो ये हो गई बात है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड का फर्स्ट देखो, आपसे कह रहा कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन द स्टिल वाटर एंड फाइंड द एंड स्पीड ऑफ करंट। ओके, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे ना ऊपर। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक लड़की है रितु है ना, वो कह रहा कि वो डाउन स्ट्रीम, क्या डाउन स्ट्रीम, रितु डाउन स्ट्रीम रोइंग कर सकती है। हिंदी में इसको देखोगे ना, हिंदी के बुक में लिखा रहता है तैर सकती है, हालांकि रोइंग मतलब वो भी होता है जो नौका चलाते नहीं है ना, वो भी होता है। खैर हिंदी की किताबों में देखो तो इसको तैरना लिखा हुआ है, तो हम वही मान के चलेंगे कि जो स्ट्रीम है ना, जो रोइंग जो है, जो रितु है वो डाउन स्ट्रीम रोइंग करेगी तो 2 घंटे में, ठीक है, कितने घंटे में? 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैर सकती है। एक तरह से रितु डाउन स्ट्रीम क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी। डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और अप स्ट्रीम अगर रोइंग कर रही है तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर जा पाएगी। मतलब अगर रितु तैरती है या फिर अपने नौका से जाती है ना, रोइंग मतलब है ना, रितु अगर डाउन स्ट्रीम जाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी, और अप स्ट्रीम जाती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी। अब हमें जानना है कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। ऐसा समझो इसे कि सपोज करो नदी है, ये इधर की ओर बह रही है, किधर बह रही है? इधर नदी बह रही है, इधर है ना। तो जब आप नदी के फ्लो के साथ, जिधर नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में आप बहो, उसी डायरेक्शन में आप तैरो, उसी डायरेक्शन में आप नाव चलाओ, तो इसको बोला जाएगा डाउन स्ट्रीम। जब इधर की ओर जाओगे, कि जब करंट, जो पानी का करंट है, जो पानी का फ्लो है ना, जो पानी जिधर बह रही है उधर आप तैर रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो? डाउन स्ट्रीम जा रहे हो है ना। उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। इधर की डायरेक्शन में जिधर पानी बह रहा है आप उसी डायरेक्शन में नौका चला रहे हो, आप उसी डायरेक्शन में फ्लो आप तैर रहे हो, तो उनको क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जाते हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, ठीक है। जब पानी के डायरेक्शन के साथ बहोगे, तैरोगे या नौका चलाओगे, तब उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, और जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो अब उसको अप स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो रितु है ना, रितु जब इधर के डायरेक्शन में जाती है, किधर के डायरेक्शन में? इधर के डायरेक्शन में, धारा के डायरेक्शन में है ना। स्ट्रीम मतलब धारा बोला जाता है, पानी की जो धारा है ना, पानी की धारा। तो जब इधर जाती है रितु, इधर के डायरेक्शन में है ना, तो 2 किलोमीटर में कितना 2 घंटे में कितना जाती है? 20 किलोमीटर है ना। और जब अपोजिट डायरेक्शन इधर की ओर जाती है, इधर की ओर, तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर जा पाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो रोइंग, उसके तैरने की स्पीड क्या है, रोइंग की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ रोइंग पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? स्पीड ऑफ रोइंग पूछा जा रहा है आपसे, पहला है ना। ये कितना है?
और दूसरा सवाल पूछा जा रहा, क्वेश्चन पूछा जा रहा कि स्टिल वाटर का स्पीड ऑफ अच्छे से लिखते हैं, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये कितना है, समझे कि अच्छा कि वो कितने स्पीड से, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर है ना, नहीं स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर कैसे होगा, स्टील है तो स्पीड की क्या बात है, यहाँ से ऐसे कर लो, स्पीड ऑफ रोइंग ऐसे लिखो, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, और दूसरा सवाल पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मैं समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, देखो पहले समझो, है ना। देखो हमसे ये पूछा जा रहा कि ये तो कंडीशन हो गया ना एक तरह से कि अगर वो धारा के साथ तैरती है या बहती है, नौका चलाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी, है ना, ऐसा कंडीशन है। तो हमें फाइंड करने को बोल रहा कि बताओ स्पीड ऑफ करंट, जो धारा बह रही है ना, नदी बह रही है, वो किस स्पीड से बह रही है ना, ये पहला सवाल पूछा जा रहा। और आगे आपसे पूछा जा रहा कि अगर पानी शांत रहता, पानी स्टिल रहता, शांत रहता, बहता नहीं, ठहरा रहता, तो उसकी स्पीड क्या होती, कि जब ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम, और 2 घंटे में ऊपर की ओर पानी के अपोजिट डायरेक्शन में, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तब हमें बताना है कि पानी की स्पीड क्या है, जो पानी बह रहा ना उसकी स्पीड कितनी है, ठीक। और आपसे पूछा जा रहा कि अगर पानी शांत रहता तो ऋतु का चाल क्या होता, तैरने का, ऋतु के तैरने का स्पीड क्या होता, किस स्पीड से वो तैरती, समझ रहे हो बात, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन हमें ये कंडीशन दिया हुआ था और हमसे ये पूछा गया था, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, है ना, इसको हम करेंगे कैसे, देखो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, चलो मिटा दिया। अब आपको क्या लिखना है ऊपर, सबसे पहले लेट करना है, हम मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे, देखो हम मानेंगे कि लेट सॉल्यूशन में लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कि अगर वो पानी ठहरा रहता तो उसकी स्पीड क्या होती, ऋतु के तैरने की, वो होता x किलोमीटर पर आवर। अगर पानी शांत रहता तो ऋतु किस स्पीड से तैर रही होती, नौका चला रही होती अगर, है ना, x किलोमीटर पर आवर से, है ना। और आगे एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो पानी बह रहा, जो धारा बह रही है, पानी का जो धारा बह रहा, पानी जो बह रहा, उसकी स्पीड कितनी मान ली मैंने, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है कि लेट स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, जो पानी ठहरा है उसका स्पीड मैंने कितना मान लिया, इसको नीचे लिखना पड़ेगा ना, नहीं दिख पा रहा आपको, ऐसे लिखो, इसको नहीं दिख रहा तो आप नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, ऐसे यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो पानी बह रहा ना उसका स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर। समझो बात, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने ये लिखा है कि अगर पानी ठहरा हुआ होता तो ऋतु उसमें नाव चलाती या तैरती, है ना। रोइंग का मतलब तैरना लिखा हुआ है आपकी हिंदी की किताबों में, और रोइंग वो भी होता है जो नौका चलाते हो ना आप, उसको रोइंग भी उसको बोलते हैं। तो आप जो मर्जी समझो, है ना, तैरना, नौका चलाना, फिलहाल मैं तैरना बोल रहा हूँ। तो जो ऋतु जो तैर रही है पानी में, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रही है। पानी ठहरा हुआ होता, अगर पानी ठहरा हुआ होता, बहता नहीं, तो उसमें कितने स्पीड से चलती, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती, तैरती। और पानी ठहरा हुआ तो नहीं है ना, वो बह रहा है, तो पानी के बहने की स्पीड कितनी मान ली मैंने, y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि समझो कि अगर मान लो ये मैंने धारा बनाया, पानी बह रही है इधर, ये जो तीर का निशान जिधर है ना, उधर के डायरेक्शन में बह रही है पानी, है ना। तीर का निशान जिधर है उधर की डायरेक्शन में पानी बह रहा है।
अब समझो पानी के बहने की स्पीड कितना है, y, देखो y किलोमीटर पर आवर। और जब डाउन स्ट्रीम जाएगी, जब इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो उसका स्पीड तो ये था और पानी का स्पीड ये है, तो इधर जाने का जो स्पीड हो जाएगा ना, दोनों प्लस हो जाएंगे। समझ रहे हो? तुमने देखा होगा कि जब नदी बह रही होती है ना, उधर के डायरेक्शन में कोई चीज़ रख दो तो बहुत तेज़ी के साथ जाएगी वो। जैसे मान लो ना आप एक नौका लो, है ना, और उसमें आप बहुत धीमी गति से पानी के डायरेक्शन, जिधर पानी फ्लो कर रहा है उधर के डायरेक्शन में जाओ, आप देखोगे आप बहुत धीमी गति से जा रहे हो, है ना, लेकिन आप बहुत तेज़ी के साथ जाओगे, लेकिन आप तो बहुत धीमे से चला रहे हो, मतलब बहुत कम स्पीड से चला रहे हो अपना बोट, लेकिन आपको लेके जाएगा बहुत तेज़ी से। क्यों? क्योंकि ये धारा आपको बहा के ले जाएगी ना। तो देखो चल किससे रहा है, हम चला किस स्पीड से रहे हैं, तैर किस स्पीड से रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर से, और पानी किस स्पीड से बह रही है, y किलोमीटर पर आवर से। तो आपका इधर जाने का जो स्पीड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और इधर आने की जो स्पीड हो जाएगी ना, वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इधर आप तैरोगे ना, जब इधर आप तैरोगे तो भले आप कितने बार हाथ पर चला लो, जितना भी, क्योंकि जितना कोशिश करोगे आगे जाने की, ये बहा के इधर लाएगा, आपको इधर लाने की कोशिश करेगा, अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, आपको नहीं करेगा। और जैसे नदी इधर बह रही है और आप इधर तैर के आओ ना, वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में आओगे ना, जब अपोजिट डायरेक्शन ये इधर बहाने की कोशिश करेगी, तो आपका भले आप कितना भी तेज़ी से तैरने की कोशिश करो, आप क्या होगे, आपका स्पीड जो हो जाएगा कम हो जाएगा, है ना। अगर आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रहे हो और पानी की बहने की स्पीड इधर के डायरेक्शन में इतनी है, तो आपकी जो एक्चुअल स्पीड होगी ना, ये होगी। समझ गए? तो यहाँ लिखेंगे हम यही चीज़ कि स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाएगा। जब नदी के साथ बह रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड यहाँ पे लिखोगे स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम, क्या लिखोगे, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब जब अप स्ट्रीम जाओगे, आप तैरोगे, तो आपकी स्पीड ये हो जाएगी, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा कि ऋतु है ना, ऋतु रॉ, है ना, ये तो था क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या था, हाँ, ऋतु रॉस 20 किलोमीटर, है ना, ऋतु रॉस 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ऋतु कैन रॉस 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, या फिर, है ना, ऐसे लिख लो इसको बेहतर, ऋतु कैन रॉ 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ऋतु कैन रॉ 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। समझ रहे हो ना? देखो ऋतु तैर सकती है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, नदी के साथ, नदी जिधर बह रही उधर की ओर, 2 घंटे में। कितना, ऋतु कैन रोड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में ऋतु डाउन स्ट्रीम क्या कर सकती है, रॉ कर सकती है। देन अगर 2 घंटे में 20 किलोमीटर रॉ कर पाती है ऋतु, तो ऋतु का स्पीड कितना था, स्पीड क्या हो जाएगा बताओ, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होगा बोलो, स्पीड हो जाएगा, स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ऐसा होगा नहीं होगा? स्पीड बताओ मुझे कितना है डाउन स्ट्रीम का, x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई है, और डिस्टेंस कितना है बताओ, डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर जाती है ना, और कितने समय, 2 घंटे में, तो कितना हो जाएगा, 2 10 जा 20, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 10। बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसके क्या बोलो, इक्वेशन नंबर 1। समझे? क्लियर है ना, क्लियर। चलो आगे देखो, आगे हम क्या लिखेंगे, आगे देखो क्या लिखते हैं, एंड लिखो यहाँ, एंड ऋतु कैन रो 4 किलोमीटर
अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, है ना। ऋतु जो है ना, धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है? 4 किलोमीटर जाती है। कितना किलोमीटर जाती है? 4 किलोमीटर जाती है। देन यहाँ लिखो, देन अगर ऋतु 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम, देन स्पीड विल बी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 9th में था ये, 8th में भी था, है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है अप स्ट्रीम का? x माइनस वाई। कितना स्पीड? x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना जाती है? 4 किलोमीटर। कितने समय में? 2 आवर में। 2 4 जा नहीं, 2 2 जा 4, है ना। 2 से कैंसिल आउट करा 4 को तो 2 आया। x माइनस वाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आया ना, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 वहाँ है। हम क्या करेंगे नाउ? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व कर लेना है। तो इक्वेशन 1 क्या है बताओ? इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन 1 है, लिख दो 1, और इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 2 है। ये देखो, ये कैंसिल आउट हुआ ही नहीं हुआ? कैंसिल आउट हो गया। और x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। और ये देखो 10 और 2 12, हुआ नहीं? और 12, 2 को भेज दो अपॉन में, तो x विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 2। 2 से 12 को कैंसिल आउट करो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक, मतलब हमें हमारे पास क्या मिल गया कि ऋतु के तैरने की चाल कितनी है शांत पानी में? 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ लिखो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख लो। यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 6 रखो, x की प्लेस पे 6 रखो, तो क्या हो जाएगा? देखो x की प्लेस पे हमें इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 ये है आपके पास, इक्वेशन 1 ये है, तो x की प्लेस पे 6 रखो, तो 6 प्लस y इक्वल टू 10। y यहीं रखो, 10 भी यहीं रखो, 6 को इधर भेजो, तो कितना आ गया? 4। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4, है ना, आ गई ना 4। तो आप स्टेटमेंट क्या लिख लोगे? हमारे पास मिल गया ना, ऋतु के तैरने की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास? देखो ना 6 किलोमीटर नहीं आ गई, तो यहाँ पे लिख दोगे आगे स्टेटमेंट। आगे क्या लिख दोगे? हेंस स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्टीम विल बी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन ऊपर लगा हुआ क्वेश्चन जो है आपका सेकंड जो है ना, ऊपर लगा हुआ है, आप पढ़िए ज़रा उसे। मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone, है ना। मतलब 2 महिलाएं, है ना, 2 वीमेन, है ना, प्लस 5 मैन मिलकर किसी काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। काम जो है ना, इसको एम्ब्रॉयडरी बोला गया है। एम्ब्रॉयडरी जो होता है ना, वो आपने देखा होगा, कोई कपड़ा होता है उस पर सजावट की जाती है ना, एक सजावट की जाती है ना, तो उस सजावट को ही बोला जाता है ना। तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में, है ना। और अगर 3 महिलाएं मिल जाए, हो जाए, और 6 पुरुष हो जाए, मैन हो जाए, तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जा रहा है? वो काम जो हो रहा है 3 दिन में ख़त्म हो जा रहा है ना। कि एक कपड़े पे सजावट का जो काम है, वो काम 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में ख़त्म करते हैं, और 3 महिलाएं उसी काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि अगर एक मैन, मतलब एक पुरुष उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा, और एक महिला उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेगी, है ना। क्वेश्चन आपका है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करती हैं, 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर उसी काम को 3 दिन में पूरा करती हैं, तो एक महिला और एक पुरुष, मतलब 1 मैन उसको करे और या 1 वीमेन करे, तो उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, है। ये आपका क्वेश्चन है, और ऊपर लगा भी होगा क्वेश्चन, आप उसको पढ़ पा रहे होंगे, है ना।
उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है ना। आगे हम क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया था अभी ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हमें करना कैसे। ठीक है, मैं यहाँ मानेंगे या सॉल्यूशन में बोलेंगे लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वीमेन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू एक्स डेज। मतलब महिला जो है, एक नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वीमेन, वन एक सिंगुलर है तो एक ही की बात होगी ना। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वीमेन टू फिनिश द वर्क इज एक्स डेज। मतलब एक महिला उस काम को, उस सजावट, कपड़े पे सजावट के काम को कितने दिन में पूरा करेगी? एक्स डेज में। एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू वाई डेज। और उसी काम को अगर पुरुष करे, एक पुरुष करे, वन मैन करे, तो कितने दिन में पूरा कर रहा है? वाई डेज में। हमने सपोज करा, हमने लेट कर लिया कि अगर एक महिला काम करती है उसी काम को, सजावटी के काम को, तो एक्स डेज लगते हैं, और उसी काम को एक मैन करता है तो उसको कितना समय लगता है? वाई डेज लगते हैं। तो हमसे पूछा है ना, यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को ना। चलिए आगे क्या कह रहा। अच्छा एक बात बताओ आप कि अगर एक महिला जो है ना, एक महिला उस काम को एक्स डेज में करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी? अगर कोई महिला किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करती है तो एक दिन में कितना काम किया उसने? एक दिन में कितना काम किया? यहाँ बोलेंगे देन वर्क डन बाय वन वीमेन इन वन डे, है ना। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक महिला उस किसी काम को एक्स डेज में करती है तो वह महिला ने एक दिन में कितना काम किया? एक काम को, देखो ना मेरी बात सुनो, देन वर्क डन बाय वन वीमेन इन वन डे, पूरा काम वो एक्स डेज में करती है, पूरा काम वो एक्स डेज में करती है, पूरा काम, है ना, पूरा काम एक्स डेज में करती है, तो एक दिन में कितना काम किया उसने? 1/x नहीं करेगी। ये कैसे आया मैं समझाऊंगा, आप घबराना नहीं है एकदम। मैंने देखे हैं कि मास्टर लोग, बच्चों को तो ये समझ नहीं आता 1 कहाँ से आ गया, है ना। अभी मैं समझाऊंगा, घबराने का नहीं है एकदम, मैं समझाऊंगा। देखो यहाँ ये कैसे हुआ ये मैं समझाता हूँ मैं आपको। देखो महिला जो है, एक महिला पूरे काम को इतना दिन में कर दे रही है ना, तो एक दिन में इतना ही तो काम करेगी। कैसे? अगर मैं बोलूँ कि जो काम है ना उसको मान लो 1, है ना, काम कितना है, हमें कितना काम करना है? एक काम करना है, तो हमें एक काम करना है। महिला ने एक काम करा कितने दिन में? x दिन में ना, तो ये जो आएगा वो एक दिन का ही तो काम होगा। नहीं समझ रहे हो कि जो महिला है वो एक महिला x डेज में पूरा काम करती है, तो उसके एक दिन का जो काम होगा ना वो कितना होगा? 1/x होगा। 1/x क्यों होगा? क्योंकि हमने पूरा काम कितना मान लिया? x मान लिया, और पूरा काम कितने दिनों में किया जा रहा? x दिनों में किया जा रहा। तो जब हमने पूरे काम को, टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? एक दिन का काम आ गया। कितने दिन का काम आ गया? एक दिन का काम आ गया। तो 1/x टोटल वर्क कितना था? हमने 1 बोला, और टाइम कितना है? x, कितना टाइम लग रहा है? x। तो देन वर्क डन बाय वन वीमेन इन वन डे कितना हुआ? 1/x। अगर एक महिला किसी काम को x डेज में करती है तो एक दिन में उसने कितना काम किया? 1/x काम किया उसने। सिमिलरली वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, है ना, कि एक मैन
पूरा काम कितने दिनों में करता है? y दिनों में। तो एक दिन में उसने कितना काम किया? 1/y, 1/y काम किया उसने, है ना। एक महिला ने एक दिन में कितना काम किया? 1/x। और एक आदमी ने कितना काम किया एक दिन में? 1/y। टोटल काम कितने दिन में हुआ? x में। महिला ने टोटल काम x दिनों में किया ना, तो 1/x, और मैन ने किया 1/y। कितने दिनों में? एक दिनों के लिए। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। आप समझो कि अगर एक दिन में इतना काम करती है महिला, तो कंडीशन 1 क्या था? कंडीशन 1 आपके पास क्या था? कंडीशन 1 ये था कि जो महिला, कंडीशन 1 आपके पास क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में कि महिला क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। हाँ, जो महिला है वो दो महिलाएं और 5 पुरुष कितने दिन में काम कर रहे हैं? 4 दिन में काम कर रहे हैं, है ना। 2 महिलाएं और 5 पुरुष कितने दिन में काम कर रहे हैं? 4 दिन में, है ना। और 3 महिलाएं और 6 पुरुष कितने दिन में काम कर रहे हैं? 3 दिन में। ये तो था कंडीशन हमारा, साइड में मैंने लिख दिया। अब देखो, अगर एक महिला एक दिन में इतना काम करती है तो 2 महिलाएं कितना करेंगी? अगर एक महिला एक दिन में इतना काम करती है तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी? बताओ। 2 × 1/x काम नहीं करेंगी? अरे बताओ, ऐसा होगा ही नहीं होगा कि अगर एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 महिलाएं एक दिन में इतना ही तो काम करेंगी, ठीक है। प्लस क्यों मैं बता रहा हूँ, प्लस क्यों साइन लगा रहा हूँ। आगे कह रहा कि 5 पुरुष है ना। अगर एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है तो 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? इतना काम करेंगे नहीं करेंगे? यहाँ आपको क्या प्राप्त हुआ कि 2 महिलाएं एक दिन में इतना काम कर रही हैं, 5 महिलाएं एक दिन में इतना काम कर रही हैं। अब मैं इसका गुना किसके साथ कर रहा हूँ? 4 के साथ। समझो बात में क्या कह रहा हूँ। इसका गुना, ये एक दिन का काम था और ये 4 से गुना कर दिया तो 4 दिन का काम हो गया, और 4 दिन में काम पूरा हो जा रहा है। और पूरा काम कितना है? 1। पूरा काम कितना है? 1। इसलिए तो हमने लिखा था 1/x। पूरा काम कितना है? 1। तो 2 × 1 = 2x + 5 × 1 = 5y = 1/4। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। इसको मत बोलो, इसको ऐसे लिख लो, 2 × 1/x + 5 × 1/y = 1/4। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, है ना। समझे बात। सेकंड कंडीशन क्या था? कंडीशन सेकंड क्या था आपके पास? सेकंड कंडीशन बताओ क्या था? सेकंड कंडीशन आपके पास था कि भाई 3 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कितने दिन में काम करती हैं? 3 दिन में। अब मुझे बताओ, 3 महिलाएं हैं, अगर एक महिला 1/x काम करती है तो 3 महिला कितना काम करेगी? 3 × 1/x। अरे भाई, अगर एक महिला एक दिन में इतना काम करती है तो 3 महिला एक दिन में कितना काम करेंगी? इतना ही तो काम करेंगी, 3 से गुना कर देंगे। प्लस 6 पुरुष, एक मैन एक दिन में इतना काम करता है 1/x, तो 6 पुरुष 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? मतलब 1 मैन जो होता है, 1 मैन काम करता है एक दिन में इतना, तो 6 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 × 1/y = ये एक दिन का काम है ना। किसके द्वारा? 3 महिलाओं और 6 पुरुषों द्वारा एक दिन का काम है। लेकिन वो कितने दिन काम कर रहे हैं? कितने दिन काम कर रहे हैं? 3 दिन। 3 दिन काम कर रहे हैं, तो मैं 3 का गुना कर दूंगा, तो 3 दिन का काम हो गया ना। ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है वो ये है एक दिन का काम। कितने? 3 महिलाओं और 6 पुरुषों द्वारा एक दिन का काम है। और जब इसका 3 गुना मैंने 3 के साथ कर दिया तो 3 दिन का काम हो गया। और किसके बराबर होगा? 1 के। 1 मतलब काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो आपको 3 दिख रहा ना, इसको अपॉन में भेज दो तो क्या हो जाएगा? 3 × 1 है ना, इसको भेज दो इधर, इसको है ना, इसको भेज दो इधर 3 में, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 1/x + 6 × 1/y = 1/3। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, इसको ना, ये जो इक्वेशन है आपका ना, इसको ऐसे लिखो, थोड़ा 4 को बस इधर भेज दो अपॉन में। इसको ऐसे लिखो, 2 × 1/x + 5 × 1/y
और इसको अपन में भेज दो तो 1/5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सिंपल, ठीक है ना। चलो बढ़िया, आगे देखो, आगे क्या कर सकते हैं हम इसके आगे। हम बोलेंगे, आगे हम क्या बोलेंगे, आगे बोलेंगे लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, देन 2 इंटू ये क्या हो जाएगा a प्लस 5 इंटू ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू 1/4। तो 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, क्या दिक्कत है। और ये देखो ये क्या हो जाएगा, एंड इक्वेशन 3 विल बी, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन 3 विल बी, इक्वेशन 3 विल बी, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू ये कितना है 1/x, 1/x कितना होता है a, और 6 ऐसे ही रहा। 1/y को हमने क्या बोला है b, तो इसको लिख देंगे b इक्वल टू क्या है 1/3, 1/3। ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ कर देते हैं सॉल्व। यहाँ लिखोगे आप सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। ये शॉर्ट में लिखा हुआ इक्वेशन 3 और 4। 3 इक्वेशन क्या है आपके पास 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4, और 4 क्या है 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3, 1/3। इनमें से दोनों को बराबर कर दो। तो बराबर करने के लिए क्या करो, इस पूरे की मल्टीप्लाई 6 के साथ कर दो, और इधर इस पूरे की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दो, ठीक है। तो 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 12a, और 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 30b, है ना। और 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा 6/4, 6/4 ये रखो फिलहाल। 5 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 5 3 जा 15a प्लस 5 6 जा 30b इक्वल टू 5 1 जा 5/3। साइन चेंज कर दो, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 12 में से हमको 15 को माइनस करना है, तो माइनस होगा नहीं, तो 15 में से 12 को माइनस करोगे 3a, और साइन किसका लिखो माइनस का, किसका लिखो माइनस का। अच्छा, इक्वल टू 6.4 माइनस 5/3, यही तो करना है। इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो -3 हमारे पास ऑलरेडी है। ये देखो इसका एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 से 12 को डिवाइड करोगे आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे 18, माइनस 3 से 12 को डिवाइड करोगे आएगा 4, और 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हुआ माइनस का 3a इक्वल टू माइनस का 2/12, है ना। ये आया नहीं आया, बिल्कुल आया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 को, अच्छा 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ, नीचे दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, यहाँ साइड में लिखते हैं। अच्छा, यहाँ क्या प्राप्त होगा 3a इक्वल टू 1/6, और 3 अपॉन में जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/18। a की वैल्यू कितनी हो गई 1/18 हो गई, हुआ ना a की वैल्यू 1/18, ठीक है। तो जो a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 में रख लेंगे, है ना। a की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा b की वैल्यू आ जाएगा, है ना। चलो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें फिलहाल। अब देखो यहाँ लिखोगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में a की वैल्यू रख दो। इक्वेशन 3 में a की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा बताओ, इक्वेशन 3 में a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है 1/18। तो देखो 2a, 2 ऐसे रखा, a की वैल्यू कितनी है बताओ ना 1/18 प्लस 5b इक्वल टू 1/4। यहाँ से हमें b कैलकुलेट करना है ना। तो 2 से 9 बार कैंसिल आउट कर दो ना, 2 9 जा 18, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 9 प्लस 5b इक्वल टू 1/4। 1/9 को इधर भेजो, तो 5b यहीं रखो, 1/4 माइनस 1/9, है ना।
ये मैं सिंपल समझाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ना, आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपको ये सॉल्व करना आता है या नहीं आता है। तो ये मान के चलता हूँ कि आपको नहीं आता है, आपको सॉल्व करना आता है तो आप फटाफट कर लोगे ना इसको मैं एकदम बेसिक से समझाता हूँ ताकि आप इसको जैसे क्या इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताओ, 36 आएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 36। अब 4 से 36 को डिवाइड करोगे आएगा 9, और 9 की मल्टीप्लाई हमें क्या करना होता है, दोनों का एलसीएम ले लेना होता है। कितना आ गया, 36। और फिर 4 से 36 को डिवाइड करना होता है, 9 आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो 9, माइनस 9 से 36 को डिवाइड करो 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 4। तो 5b इक्वल टू कितना आ गया, 9 में से 4 को माइनस करो 5/36। अब देखो जो होनहार बच्चे हैं उनको पता होगा कि इस 5 से 5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है वो ऐसा समझे कि ये 5 है ना, इसको अपॉन में भेजा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनटू में है ना, तो हम डिवाइड में भेज देंगे। या यूँ समझो कि हम पूरे में 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो ना, b यहीं रखो, 5/36 ऐसे रखो, और ये 5 को अपॉन में भेजो इस तरह से, और 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दो। तो हमारे पास क्या बचा बताओ, हमारे पास ऐसा नहीं बचा कि b इक्वल टू ऊपर क्या बचा 1, क्योंकि ऊपर कट कैंसिल आउट हो गया ना 5, नीचे तो बचा हुआ 36। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/36, और सॉरी b की वैल्यू कितनी आ गई 1/36, और a की वैल्यू कितनी आई 1/18, है ना। हम क्लियर है यहाँ तक। अच्छा आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मिटा देता हूँ मैं a और b की वैल्यू चाहिए बस, है ना। इसको भी मिटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब समझो हमने क्या माना हुआ था, कि हमने माना हुआ था कि 1/x इक्वल टू a। हमने माना हुआ था नहीं माना हुआ था। तो देखो 1/x को मैंने ऐसे लिखा, a कितना है, a है 1/18, a है 1/18। तो x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे x, और 18 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो महिलाएं जो है इस काम को कितना दिन में कर सकती हैं, 18 डेज में। आप नीचे लिखोगे इसके बाद क्या लिखोगे, अच्छा इसके बाद ये करो एंड, ऐसे लिखो एंड 1/y इक्वल टू b है, और 1/y ऐसे रखो, b कितना है 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे y, और 36 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 36। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36, y की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब इसको मिटा दो। इसके आगे आपको स्टेटमेंट लिखोगे कि भाई हमने x क्या माना था, हमने x किसको माना था, हमने x को माना था कि एक महिला उस काम को कितना दिन में करती है। तो एक महिला कितने दिन में करती है 18 डेज में, है ना। तो इसके आगे क्या लिखोगे, इसके आगे आप ये लिखोगे, इसके आगे है ना, इसके आगे है ना, इसके आगे लिखोगे नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वीमेन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू कितना x है ना, x कितना हमने निकाला 18 डेज। तो महिला कितने दिन में कर सकती है उसको 18 डेज में। क्लियर है। यहाँ पे अब देखो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन, ये वीमेन बोला है ना हमने, इसको वीमेन बोला है, तो वीमेन लिखो ना, वीमेन। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू कितना है y है ना, तो y कितना है 36 डेज, कितना 36 डेज। तो जो काम 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में करते हैं, और उसी काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर 3 दिन में करते हैं, उस काम को एक महिला 18 दिन में करेगी और एक पुरुष 36 दिन में करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travel 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. है ना। तो क्वेश्चन है आपका, है ना, हाँ 60 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा कि रूही एक लड़की है ना, रूही वो अपने घर जा रही है,
होम कहाँ जा रही है, घर जा रही है, और घर उसका दूर का कितना दूर जाना है, रूही अपने घर जा रही है ना, तो घर जाने के लिए उसको कितना ट्रैवल करना पड़ रहा, 300 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा। ठीक, रूही अपने घर जा रही है और कितना ट्रैवल करना पड़ रहा, 300। अब ये क्वेश्चन कह रहा कि अगर वो घर जाती है लेकिन कुछ दूरी ट्रेन से जाती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। अगर वो ट्रेन से जाती है 60 किलोमीटर, है ना, कह रहा है ना कि इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, 300 में से 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाती है, और बाकी रिमेनिंग जो बाकी कितना डिस्टेंस रहेगा, अरे 300 किलोमीटर से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है, तो कितना बचा, 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर किससे जाती है, वो बस से जाती है। ठीक है, तो समय टाइम टेकन कितना है, कितना समय लगता है, टाइम टेकन कितना है, 4 किलोमीटर, 4 आवर, है ना, 4 आवर, किलोमीटर क्यों कह रहा हूँ मैं, है ना। रूही अगर घर जा रही है, 300 किलोमीटर दूर ट्रेवल कर रही है, तो कर रही है, और उसमें से 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और 200 बाकी मतलब 240 किलोमीटर बस से जाती है, तो कितना समय लगता है, 4 घंटे लगते हैं। ठीक, और आगे अगर 100 किलोमीटर, अगर वो 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, कितना बचा, 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर किससे जाए, बस से, तो 10 मिनट ज़्यादा लगता है। मतलब कितना ज़्यादा लगता है, 10 मिनट नहीं लगता है, 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो 4 घंटे तो लगते ही हैं, 10 मिनट और ज़्यादा लग जाता है, 10 मिनट और ज़्यादा लगता है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, और स्पीड ऑफ बस की स्पीड कितनी है, कि बस की स्पीड कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली, कि रूही को अपने घर जाना है 300 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और 240 किलोमीटर बस से, कितना समय लगता है, 4 घंटे। लेकिन अगर 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाती है और 200 किलोमीटर वो बस से जाती है, तो कितना समय लगता है, 10 मिनट ज़्यादा, मतलब 4 घंटे 10 मिनट। तो हमें बता देना भाई कि ट्रेन की स्पीड कितनी है और बस की स्पीड कितनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अभी हमने आंसर नहीं करना शुरू किया, मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझाया है। चलिए हम करेंगे कैसे, उसके लिए हम यहाँ बोलेंगे सॉल्यूशन में, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए आपको, बिल्कुल होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या सपोज किया कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब आगे समझो कि क्वेश्चन क्या रहा, कंडीशन वन बताने, ये हम मिटाएंगे, ये जो है ना, ये हमारा रफ काम था, ये हमें नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए मैंने बनाया था। इसको हम काटेंगे, इसको हटाएंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल आपके लिए यहाँ पे रख के रखता हूँ, जब लगेगा मिटा देना चाहिए मिटा दूंगा। पहले सुनो कंडीशन वन क्या कह रहा, कंडीशन वन, चलो मैं इसको मान लेता हूँ, है ना, कंडीशन वन ये है, कंडीशन टू ये है। तो कंडीशन वन में वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है 60 किलोमीटर। अब समझो अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है और टाइम इतना दूरी ट्रेवल करती है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये है या नहीं, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमने कितना बोला हुआ है ट्रेन का, x, डिस्टेंस कितना गया वो, कितनी गई वो 60 किलोमीटर ट्रेन से, समय कितना लगा होगा, समय हमें चाहिए ना, तो समय को इधर भेज दो, है ना, और x को इधर भेज दो, तो इतना समय लगा, है ना। अरे भाई ट्रेन से वो 60 किलोमीटर जाती है ना, ट्रेन से 60 किलोमीटर जाती है और स्पीड कितनी है ट्रेन की, x है, तो फॉर्मूले से हमें टाइम कितना लगेगा जाने में, 60 अपॉन क्या, देखो ना x अपॉन, देखो ना ये हो गया ना फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा कि x इक्वल टू 60 अपॉन टाइम,
यहाँ से टाइम निकालो ना, तो टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम विल बी 60/x नहीं होगा, टाइम जो होगा 60/x होगा। तो उसने ट्रेन में कितना समय बिताया, 60/x। कंडीशन 1 में लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, मैं भी कहूँगा आपसे, सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय बस एंड 240 किलोमीटर बाय बस। नहीं, ये है ना 60 किलोमीटर बाय ट्रेन है ना, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय बस। एंड टाइम टेकन इक्वल टू 4 आवर। टाइम कितना है, 4 आवर्स है। आवर्स है नहीं है, बिल्कुल है। कंडीशन 1 में ये कह रहा कि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है और 240 किलोमीटर बस से जाती है, तो कितना टाइम लगता है, 4 आवर। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब 60 किलोमीटर गई ट्रेन से तो कितना समय लगा, 60/x। देखो यहाँ हमने कैलकुलेट करा है कि अगर ट्रेन में अगर वो 60 किलोमीटर जाती है और स्पीड अगर ये है तो टाइम कितना लगा होगा, इतना। और इसी प्रकार 240 किलोमीटर जाती है वो, ये डिस्टेंस है आपके पास। और स्पीड क्या है, बस की स्पीड क्या है, y। आप किसी बस से जा रहे हो और बस की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना जाते हो, 240, तो समय कितना लगेगा, स्पीड इनटू डिस्टेंस, मतलब क्या, नहीं, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है, 240, और स्पीड कितना हो जाएगा, y। स्पीड कितना बोला हमने, y। तो जब वो 240 किलोमीटर बस से जाती है तो समय कितना लगा, 240/y। होगा नहीं होगा, बताओ, बिल्कुल होगा। और ये समय ही तो है कि इतना उसने समय में बिताया और इतना उसने बस में बिताया, और ये समय टोटल कितना है, 4। तो हम इसको बोल देंगे 4, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसे मिटाना पड़ेगा, तो हम अब इसको मिटा देंगे। देखो मैंने मिटा दिया इसे। कंडीशन 2 क्या कह रहा कि इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, टाइम टेकन इज 4 आवर 10 मिनट। कंडीशन 2 लिखेंगे हम। कंडीशन 2 क्या कह रहा, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय बस, टाइम टेकन इज 4 आवर 10 मिनट। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपसे। पहली चीज़ ये कि अगर 100 किलोमीटर जाती है वो ट्रेन से, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 100। स्पीड कितना है ट्रेन की, स्पीड कितना है, x। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 100 और स्पीड कितना है x। तो पहली चीज़ हो गई। लेकिन जब वो 200 किलोमीटर जाती है किस स्पीड से, y की स्पीड से, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 200/y। ये चीज़ें है ना। देन 100/x प्लस 200/y कि वो 100 इतना समय लगाती है ट्रेन में, बिताती है ट्रेन में, मतलब इतना समय वो ट्रेन में सफ़र करती है और इतना समय वो बस में सफ़र करती है। तो कितना समय लगता है टोटल, ये टोटल समय कितना होता है, 4 आवर 10 मिनट। हमें यहाँ यूनिट सेम करना है, तो हम यूनिट कैसे सेम करते हैं आपको पता है, ये मिनट है ना, इसको आवर में बदलो। तो आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होता है ना, 1 आवर में 60 मिनट होता है ना। तो मेरे को चाहिए 10 मिनट में कितना आवर होगा। तो मैं पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 10 से नहीं, हमें यहाँ 10 चाहिए ना। अच्छा ऐसे समझो आप, 6 से करना सा वैसे, लेकिन दूसरा ऐसे समझो, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। क्लियर, 60 को भेजो अपॉन में, तो 1/60 आवर इक्वल टू 1 मिनट। नहीं समझे बात कि मैंने पूरे इक्वेशन को एक तरह से क्या कर दिया, 10 से डिवाइड 60 से डिवाइड कर दिया, 60/60।
तो ये 60 से 60 कैंसिल आउट, तो 1/60 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट। मतलब 1 मिनट किसके इक्वल है, 1/1/60 आवर के इक्वल है। तो 10 किसके इक्वल हो जाएगा, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 10/60 आवर इक्वल टू 10 मिनट। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो कितना हो गया 1/6 आवर इक्वल टू 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितना आवर होता है 1/6 है ना, 1/6। तो देखो 60/x प्लस 200/y इक्वल टू 4 आवर ऑलरेडी है, और इतना भी तो है, ये देखो ना 4 घंटे तो है ही, और 10 मिनट भी तो है, तो 10 मिनट को हम आवर में कैसे लिख सकते हैं 1/6 को हम प्लस कर देंगे। और आपको पता है मैं इसको साइड में प्लस करके आपको दिखाता हूँ, मैं ना आपको इसको साइड में प्लस करता हूँ। यहाँ पे देखो साइड में प्लस करके कैसे, देखो 4 प्लस 1/6, इसके अपन में मान लो 1, अपन में 1 मान लो, 1 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6 है ना। 1 से डिनोमिनेटर वाले से एलसीएम को डिवाइड करो, ये एलसीएम ही तो है इन दोनों का, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, तो 1 से 6 को डिवाइड करोगे आएगा 6 की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करो, मतलब अंश में करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो इससे आपको इसको डिवाइड करना है ना, और डिवाइड करने पर जो आया उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। तो 1 से आप 6 को डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 24, प्लस का निशान है प्लस लगा दो। 6 से आप 6 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 1, तो कितना आ गया 25/6। तो मैं आगे इसको लिख सकता हूँ 100 है ना, इंटू 1/x प्लस 200 इंटू 1/y इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25/6, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखो हम यहाँ बोलेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। हमने बोला कि लेट 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b, हमने मान लिया है ना, ठीक है मान लिया। तो आगे देखो आगे क्या होगा, देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैन एक्सप्रेस एज, देन इक्वेशन 1 एंड 2 कैन एक्सप्रेस्ड एज, हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वेशन 1 अगर हमने 1/x को a मान लिया और 1/y को b बोल दिया, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 60, और 1/x को क्या लिख बोला है हमने, अरे भाई इस देखो ना 60/x है ना, 60/x है, तो इसको नहीं लिख सकता 60 इंटू 1/x, और इसको हमने क्या बोला है a, तो क्या हो जाएगा 60a, और ये क्या हो जाएगा 240b इक्वल टू 4 है, कितना है 4 है ना। चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6 है ना। चलो ये इक्वेशन जो ये है ना इक्वेशन नंबर 2, इसको चाहो तो आप देखो कॉमन वगैरह लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हो है ना, नहीं लेना है तो ऐसे भी हो जाएगा है ना। मैं तो कहूँगा आप कॉमन ले लो इसमें, देखो ना इसमें यहाँ देखो ना यहाँ भी 25 है, या फिर पूरे इक्वेशन को ना इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, इस पूरे इक्वेशन को 25 से डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और नहीं करना है तो कोई बात नहीं है ना, ऐसा नहीं है कंपलसरी, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो इन दोनों को इक्वल कर लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन चलो हम कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। इसको इक्वल करो इन दोनों को, तो इसका ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा 200 की मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा और 240 की मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 6, देखो 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे 12, और 0 कितने होंगे 3 0 लगा दिया a। 2 की मल्टीप्लाई 24 के साथ करोगे तो 48, और कितने 0 1 2 3 0, और 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 8 0 0। 24 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 24 3 0 a प्लस 24 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 48, ये b आएगा साथ में 48,000 b, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो। यहाँ पे आप इसके कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे ना, यहाँ पे अलग सबको सेपरेटेड, इसको भी इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, अब इसके साथ कर दिया, अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो 6 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा बताओ 6 4 जा 40 ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा ये आएगा
25 चौके 100 ना, 100 और 1000 आएगा, है ना, तो 1000 आएगा। अब का साइन चेंज करो सभी का, इसका साइन चेंज करो, इसका भी साइन चेंज करो, और 1000 का भी साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 12,000 में से 24,000 को घटाना है, घटेगा ही नहीं, 24,000 में से 12,000 को घटा दो, कितना आ जाएगा 12,000, और साइन किसका लोगे, माइनस का, ए। 800 में से 1000 को घटाना है, ऐसा संभव है, नहीं है, तो 1000 में से 800 गया 200, और साइन क्या, माइनस का, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, और पूरा ऐसे भी कैंसिल आउट है ना, इससे काट सकते हो, नहीं समझ में आ रहा तो इधर भेजो, ये कहीं रखो, 1200 200 भी ऐसे ऐसे रखो, 12,000 को इधर भेज दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे 60, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/60, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/60, और ए की वैल्यू ना, ए की वैल्यू हमें कहाँ रख देना है, यहाँ रखना है, बुझ रहे हो। देखो ए की वैल्यू ये हटा देता हूँ मैं, है ना, क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, इसको नाम दिया है क्या, कुछ नाम नहीं दिया तो दे दो, 3 ना, इक्वेशन 3 बोल दो, इसको इक्वेशन 3 बोल दो, इसको इक्वेशन 4 बोल दो, तो इक्वेशन 3 यही तो है आपका, इक्वेशन 3 क्या है 60a + 240 बी, नहीं लिखा मैंने यहाँ बी, 240b, यहाँ बी नहीं लिखा था, आप लिख लेना, देख लेना इसको, और इसके इक्वल है 4k, एक इसके इक्वल है 4k, और ए की वैल्यू में क्या रखनी है 1/60, तो रखो 60 × 1/60, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 1/60, प्लस 240 b = 4, 60 से 60 कैंसिल आउट, क्या बचा 1 + 240 b = 4, 1 को भेजो इधर, तो 240 b = 4 - 1 मतलब 3, है ना, 240 को अपन में भेजेंगे अगली लाइन में, 240 को अपन में भेजो, तो b विल बी 3/240, और आपको पता है कि 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 8 24, तो 80 आएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 180। क्लियर। अब समझो बात कि हमारे पास जो a की वैल्यू आया है ना, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो a की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 1/60, ये डब्बे में रख देता हूँ, दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना, लिख रहा है, चलो ठीक है, a की वैल्यू दिख रहा है आपको, चलो b की वैल्यू 1/80, इसको मिटाता हूँ मैं, ये जो मिटाने के बाद जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये जो मिटाने के बाद आपको लिखूंगा वो इसके आगे का काम है ना। देखो हमारे पास क्या आया, जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू जो है वो कितना है 1/60, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है ना, और हमारे पास जो b की वैल्यू आया है वो आया है 1/80, है ना, जो हमारे पास a की वैल्यू आया है वो है 1/60, और जो b की वैल्यू आया है 1/80, है ना, और हमने क्या बोला हुआ है, हमने बोला था नाउ, यहाँ लिखो नाउ 1/x को क्या माना था हमने a, है ना, 1/x को हमने क्या माना था a, 1/x को हमने क्या माना था a, 1/x को मैंने ऐसे लिखा, और a की वैल्यू हमने क्या बोला है 1/60, a की वैल्यू हमने क्या बोला है 1/60, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे x, और 60 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 60, तो x की वैल्यू कितना आ गया 60, आया नहीं आया, और हमने एंड 1/y को हमने बोला है b, है ना, 1/y को हमने बोला था b, और 1/y ऐसे लिखो, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं कि 1/y को हमने बोला था b, और b की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया है 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे y, और 80 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 80 km/h, या फिर ऐसे लिख दो, फिलहाल हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमने जब x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 60 km/h, और स्पीड ऑफ बस कितना हमने कैलकुलेट किया 80 km/h, यहाँ लिख देंगे हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितना x बोला है ना हमने, देखो यहाँ x बोला है, तो x की वैल्यू कितनी है 60 km/h, क्लियर, एंड स्पीड ऑफ बस इज कितना बोला हमने y बोला है ना, और वो है 80 km/h, क्लियर। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, तो हमने बता दिया स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 km/h एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 km/h, है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।